हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 10 और साथ ही साथ अध्याय 11 को भी देखेंगे, जिसमें मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर देखते हैं। आज का पहला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम के विषय में सही है। पहला कथन दे रखा है कि यह लंबी अवधि में बदलता है। सेकेंड कह रहा है कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम के घटक हैं। और थर्ड कथन कह रहा है यहाँ पे, ये तीसरा होगा कि मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। बताना यहाँ पे उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। बात करें पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्योंकि मौसम जो होता है वो लंबी अवधि में नहीं बदलता, ये अल्प अवधि में बदलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मौसम जो है वो अल्प अवधि में बदलता है। जैसे होता है ना, गाना सुने होंगे, मौसम की तरह बदलना जाना, तो अब मौसम बदलते रहता है। ठीक है, तो ये अल्प अवधि के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए नहीं होता है। ठीक, सेकेंड कथन कह रहा है यहाँ पे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम के घटक होते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, जैसे बोलते होंगे अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ गया, फिर जान बोलते हैं कि कल का तापमान आज बहुत कम था। तो इस तरीके से तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और जो वर्षा है, जैसे अचानक देखते होंगे कि आज सुबह मौसम साफ था, शाम में वर्षा हो गई। ठीक है, फिर सुबह देखेंगे फिर वर्षा हो गया, तो शाम में फिर मौसम साफ है। तो ये क्या है ना, कि अल्प अवधि के लिए होता है, मौसम जो चेंजेस होते रहते हैं। तो ये देखेंगे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सब क्या है, मौसम के ही घटक हैं, जो कि अल्प अवधि के लिए होता है। थर्ड कथन कह रहा है कि मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कथन सही दिख रहा है। ठीक है, मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला, ठीक है, पहला तो गलत था, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कथन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही होगा, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में दिया हुआ है, किसी स्थान विशेष और समय पर तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के अल्प अवधि के वायुमंडलीय परिस्थितियां उस स्थान पर मौसम कहलाती हैं। साफ लिखा है ना, अल्प अवधि के लिए। अल्प अवधि में देखेंगे कि किसी स्थान विशेष पर समय पर तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, वायु वेग आदि के अल्प अवधि के वायुमंडलीय परिस्थिति जो होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। साथ ही साथ इसके लिए देखेंगे जो फैक्टर होता है, जो घटक होता है, कौन कौन होता है, एक तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु का वेग है ना, वायु की गति जो होती है, आदि मौसम के घटक कहलाते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि मौसम के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग, मौसम विज्ञान कहते हैं। राइट, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम पूर्वानुमान के लाभ हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम पूर्वानुमान के लाभ है। अगर यदि आप मौसम का पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं तो उसे क्या लाभ है। तो पहला कथन दे रखा है, यह लोगों को खराब मौसम के लिए तैयार करने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या दे रखा है कि यह लोगों की खराब मौसम के लिए तैयार रहने की अनुमति देता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है ना। जैसे कहते नहीं कि आज पहले ही पूर्वानुमान जारी हो जाता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, या फिर समुद्री तट पर सुनामी आने वाला है, तो मछुआरों को पहले से हिदायत दे दिया जाता है कि लोग मछली मारने के लिए ना जाएं, तालाबों के आसपास नहीं रहें। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि लोगों को खराब मौसम के लिए तैयार करने की अनुमति देता है क्या, मौसम पूर्वानुमान। तो बिल्कुल सही है। फिर यह कहता है कि यह दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करता है। तो ये भी सही है कि यह दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में सफल सहायता करता है। जिससे कहने का मतलब है कि आज यदि पता है हमें कि शाम में बारिश होने वाली है, तो शाम में बारिश होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं घूमने के लिए जाना है, कहीं किसी के यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं हम लोग कल का हम लोग पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, और पहले से पूर्वानुमान चल रहा है, पता चल गया है कि कल बारिश, दिन भर बारिश होने वाली है, तो फिर हम लोग पिकनिक का जो जाने का जो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग को क्या होता है कि योजना बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो बता रहा है यहाँ पे एक उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स में दिया हुआ है कि मौसम का पूर्वानुमान मौसम के गुब्बारों, उपग्रह, बादल गठन की तस्वीरों आदि द्वारा एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, मौसम का पूर्वानुमान मौसम के गुब्बारों, उपग्रह, बादल गठन की तस्वीरें आदि द्वारा एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। मौसम के पूर्वानुमान निम्नलिखित तरीकों से लोगों के लिए सहायक है। यह लोगों को खराब मौसम के लिए तैयार करने की अनुमति देता है। साथ ही साथ यह दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करता है। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए
जलवायु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सवाल है, जलवायु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है विभिन्नताएं जो दिन प्रतिदिन के आधार पर गठित होती हैं। सवाल है, विभिन्नताएं जो दिन प्रतिदिन के आधार पर घटित होती हैं। सेकेंड कह रहा है यह औसत मौसम की स्थिति है। थर्ड कह रहा है कि जलवायु चार्ट औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। सवाल है, विभिन्नताएं जो दिन प्रतिदिन के आधार पर घटित होती हैं। पहला कथन के बारे में बात करें हम लोग तो पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है क्या है यहाँ पे कि विभिन्नताएं जो दिन प्रतिदिन के आधार पर घटित होती हैं उसे क्या जलवायु कहते हैं। नहीं, उसे कहा जाता है मौसम। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, समय जो होता है सब पल पल जो बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जबकि यहाँ पे बात हो रहा है जलवायु के बारे में, तो ये दिन प्रतिदिन के आधार पर घटित होने वाली घटनाएं नहीं हैं, ये लंबे अवधि के लिए होती हैं। साथ ही साथ कह रहा है सेकंड कथन में कि औसत मौसम की स्थिति है, तो ये कथन सही है। एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं 3 साल 4 साल का, उसके बाद हम लोग फिर क्या निकालते हैं, देखते हैं वहाँ की स्थिति कैसी है, जलवायु कैसी है, तो बता पाते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। उसके बाद है थर्ड कथन में कि जलवायु चार्ट औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन और बी के साथ जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि पिछले कई दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के प्रतिरूप निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि कैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान वर्षा के वार्षिक प्रतिरूप उस स्थान का जलवायु कहलाता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि 25 वर्षों तक, है ना, लगातार रिकॉर्ड हम कर रहे हैं डेटा को, और उसके आधार पर फिर हम लोग औसत निकाल के देखते हैं कि वहाँ पर का जो मौसम है वो किस तरह का रहता है। तो हम जाके औसत तापमान और वर्षा के आधार पर हम लोग वहाँ की जलवायु निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि भौगोलिक कारकों में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करता है। भौगोलिक कारकों में से बताना है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कथन दे रखा है समुद्र से दूरी, सेकेंड कह रहा है प्रचलित पवन की दिशा, तीसरा कह रहा है पर्वतें, और चौथा कह रहा है विषुवत रेखा से दूरी। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि समुद्र से दूरी ये भी प्रभावित करता है जलवायु को। प्रचलित पवन की दिशा, जहाँ पे देखेंगे कि किसी खास स्थान पर किसी खास समय में ही किसी खास स्थान पर मतलब एक ही दिशा से ज़्यादातर हवाएं चलती रहती हैं। जैसे पछुआपन देखेंगे कहीं लगातार चलती रहती हैं, सालों भर लगभग चलती हैं। तो इस तरह से प्रचलित जो पवन की दिशा है वो भी निर्धारित करती है वहाँ की जलवायु। पर्वतें भी हैं, पर्वत भी जो होती हैं, है ना, तो वो भी जलवायु का फैक्टर होता है। ठीक है, उसके आसपास में जो एरिया रहता है वहाँ पे देखेंगे कि बहुत कुछ ऐसा निर्भर होता है। मतलब सीधा कह सकते हैं कि वहाँ के जो निचला क्षेत्रों की तुलना में जो होता है ना अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, पर्वतों में जो देखेंगे कि आसपास में कि निचले क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा वहाँ पे प्राप्त होता है, क्योंकि देखेंगे कि पर्वतों की जो शीर्ष पर तापमान होता है समुद्र तल से कम होता है, तो ये फैक्टर होता है। विषुवत रेखा से दूरी, तो ये भी सही है ना। अगर इसे मान लेते हैं कि अगर ये हमारा ग्लोब है तो ये ग्लोब पर आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा क्या है, ये विषुवत रेखा है। तो इस विषुवत रेखा से जितना हम दूर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होती है, सूर्य की प्रकाश कम पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ठंड पड़ती है। तो वो भी एक जलवायु क्या करती है, फैक्टर होती है वहाँ के लिए। ठीक है, तो ये भी इसका जो है फोर्थ ऑप्शन वो सही होगा। तो यहाँ पे सभी कथन सही दिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि समुद्र जलवायु को प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडे और नम होते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं जलवायु को गर्म और नम बनाती हैं। समुद्र महासागर की ओर से प्रचलित पवनों की दिशा तटीय क्षेत्र में वर्षा और आंतरिक क्षेत्रों में शुष्क मौसम लाती हैं। पर्वतों को निचले क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पर्वतों के शीर्ष पर तापमान समुद्र तल से कम होता है। साथ ही साथ विषुवत रेखा से दूरी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। विषुवत रेखा पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान से अधिक धूप प्राप्त करती है। सिंपल सी बात है कि विषुवत रेखा पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान से अधिक धूप प्राप्त करती हैं। जो हम यहाँ पे बता रहे थे कि यहाँ पे देखेंगे इस एरिया वाला में यहाँ पे, इसके अलावा देखेंगे जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो धूप कम प्राप्त होता है, चाहे ऊपर के उत्तर की ध्रुव की तरफ जाएँ या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अनुकूलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है यहाँ पे कि यह एक जीव की विशेष लक्षणों को विकसित करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, बताना किसके बारे में, अनुकूलन के बारे में। तो पहला दे रखा है कि यह एक जीव की विशेष लक्षणों को विकसित करने की प्रवृत्ति है।
सेकेंड कह रहा है कि अस्थायी अनुकूलन वंशागत होता है। अब बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पे पहला दे रखा है कि यह एक जीव की विशेष लक्षणों की विकसित करने की परिवर्तित, बिल्कुल कथन सही है। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि एक जीव की विशेष लक्षणों को क्या करता है, वो विकसित करने की उसमें परिवर्ती होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि अस्थायी अनुकूलन वंशागत होता है, तो अस्थायी अनुकूलन जो होता है वंशागत होता है, तो ये कथन यहाँ पे थोड़ा सा क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। तो हम लोग पहला कथन की तरफ जाएंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्याख्या के रूप में, तो और भी हम लोग समय समझ में आएगा। देखते हैं, दे रखा है कि जंतु उन स्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जंतु उन स्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी अत्यधिक सर्द में कोई रहता है तो उसका जो स्किन है, त्वचा है, या फिर उसका जो बनावट कुछ ऐसा होगा कि उसको सहन करने के लिए उसमें विशेष गुण होता है ना। जिसे देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो ठंड से बचने के लिए उनके जो स्किन पे देखेंगे बहुत घने घने बाल होते हैं ताकि ठंड से उन लोग बच सकें, है ना। तो इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए उसमें। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी होता है, इसका जो अस्थायी होता है इसका आनुवांशिक आधार होता है और यह व्यष्टियों में अस्थायी परिवर्तन का कारण हो बनता है। और अस्थायी यह एक अल्पकालिक अनुकूलन है और यह वंशागत नहीं होता है। ठीक है, तो जो अस्थायी होता है यह एक अल्पकालिक अनुकूलन है और यह वंशागत नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी एक अल्पकालिक अनुकूलन है जो कि वंशागत नहीं होता है। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। जैसे पहला दे रखा है पेंगुइन, क्या ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। वृक्षीय जंतु वृक्ष पर रहते हैं। बंदर उष्णकटिबंधीय वनों में देखने को मिलते हैं। बताना है कौन सा सही ढंग से मेल किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला दे रखा है पेंगुइन, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ये कथन सही है। वृक्षीय जो कि ये जो है जंतु वृक्ष पर रहते हैं उसे वृक्षीय जीव कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। और बंदर जो है ये उष्णकटिबंधीय वनों में देखने को मिलता है, तो ये भी कथन सही है। तो तीनों का तीनों यहाँ पे कथन सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है यहाँ पर कि शेर की पूंछ वाला लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट के वर्षावन में रहता है। कहाँ रहता है ये? पश्चिमी घाट के वर्षावन में। इसकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता इसकी चांदी जैसा सफ़ेद आयल है जो सिर के चारों ओर, गालों और ठोड़ी तक घेरे रहते हैं। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए वृक्षीय अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वह रहते हैं। साथ ही साथ ध्यान देना है कि वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की पूँछें लंबी होती हैं जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे है 11 चैप्टर नंबर, पवन तूफान और चक्रवात से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें से पहला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। पहला है क्षोभ मंडल जो कि बादल वर्षा से संबंधित है, समताप मंडल जो ओजोन परत से संबंधित है, और मध्य मंडल जो कि तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। बताना यहाँ पे कौन सा सही ढंग से मेल है किया हुआ है। तो बात करें, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिख रहा है कि क्षोभ मंडल में हम बादल वर्षा मतलब कि जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं देखते हैं सभी ये क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं, तो चाहे बादल हो वर्षा हो। ठीक है, तो जितना भी ये सब चीज़ें देखते हैं हम लोग सभी क्षोभ मंडल देखते हैं, तो ये कथन पहला सही दिख रहा है। ठीक, सेकंड कह रहा है कि समताप मंडल, ये उसमें ओजोन परत देखने को मिलता है, तो ये भी कथन सही है। थर्ड कथन कह रहा है कि मध्यमंडल जिसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है ऐसा नहीं है। अब देखेंगे जो तापमंडल होता है वहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो थर्ड कथन यहाँ पे गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा कथन यहाँ पे मेल नहीं किया हुआ है। डिटेल्स देख सकते हैं वायुमंडल की जो प्रमुख परतें में से हम लोग देखेंगे कि एक तो क्षोभमंडल है जिसमें कि अधिकांश वायुमंडलीय वायु क्षोभमंडल में मौजूद हैं, बादल वर्षा हिमपात क्षोभमंडल में देखे जाते हैं। और एक है आपका समताप मंडल जिसमें जलवायु बहुत कम होती है, इस परत में सुपरसोनिक विमान उड़ान भरते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक होता है ओजोन परत जो कि समताप मंडल के मध्य क्षेत्र में स्थित होता है। और एक है आपका तापमंडल जो कि इसे थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ पे तापमान देखेंगे ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। देखिए तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है।
ठीक है, तो ध्यान रखिए तापमंडल में ऐसा होता है कि तापमान जो है टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक है, क्षोभमंडल में क्या होता है, क्षोभमंडल देखेंगे कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक, अगला सवाल लेते हैं, वायुमंडलीय दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है कि पृथ्वी पर वायु द्वारा दबाव डाला जाता है, पृथ्वी पर वायु द्वारा दबाव डाला जाता है। सेकेंड कह रहा है यह पवनों को सृजन करते हैं। थर्ड कह रहा है कि यह मौसम को प्रभावित नहीं करता है। कौन, वायुमंडलीय दाब, बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला कथन के बारे में। तो पहला कथन दे रखा है कि पृथ्वी पर वायु जो है, वायु के द्वारा प्रेशर डाला जाता है, तो बिल्कुल डाला जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कि यह पवनों को सृजन करते हैं, तो ये भी सही है, वायुमंडलीय दाब ही है जो कि क्या करता है, पवनों को सृजन करते हैं, पवनों को यानी कि हवायु को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी यहाँ पे सही है ना। देखेंगे कि उच्च दाब और निम्न दाब की वजह से ही वायु जो है, पवनों की जो गति है वो बनती है। ठीक है, तो ये भी सही है। और थर्ड कह रहा है कि यह मौसम को प्रभावित नहीं करता है, तो ये कथन गलत है, यह मौसम को प्रभावित तो बिल्कुल करता है ना। वायुमंडलीय दाब मौसम को प्रभावित करेगा ना, जब हवाएं चलेंगी, तो अब वायु अपने साथ बहुत सारे देखेंगे कि धूल कण लेकर चल रहे हैं, साथ साथ में जलवाष्प लेकर चल रहे होते हैं, तो जहाँ तहाँ बारिश भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह मौसम को प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड कथन गलत हो जाएगा। और पहला यहाँ पे साथ में लिखेंगे कि सही कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं। पृथ्वी पर किसी बिंदु पर वायु द्वारा दबाव डाले जाने को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। निम्नलिखित का ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि पृथ्वी पर किसी बिंदु पर वायु द्वारा दबाव डाले जाने वाले को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। निम्नलिखित कारणों से वायु दाब महत्वपूर्ण है। पहला कथन कर रहा है कि पहला दे रहा है यहाँ पे कि यह पवनों को सृजन करते हैं, गतिशील वायु ही पवन बन जाती हैं। वायुमंडलीय दाब में अंतर पृथ्वी की पवन प्रणाली को जन्म देता है, जबकि यह मौसम को प्रभावित करता है। मौसम में परिवर्तन वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से संबंधित होता है। और मौसम का पूर्वानुमान, वायु दाब में परिवर्तन मौसम पूर्वानुमान के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु की गति और दिशा से प्रभावित नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायु की गति और दिशा से प्रभावित नहीं होती हैं। पृथ्वी पर अवस्थिति, पृथ्वी की परिक्रमा, स्थानीय स्थितियां, धरातल से ऊंचाई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पृथ्वी की जो अवस्थिति है उसकी वजह से पृथ्वी की गति और दिशा से प्रभावित नहीं होती है। दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पृथ्वी पर अवस्थिति जो है, पृथ्वी पर अवस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी पृथ्वी की परिक्रमा, स्थानीय स्थितियाँ और धरातल से ऊंचाई, ये तीनों देखेंगे कि वायु की गति और दिशा प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी डिटेल्स देख सकते हैं कि बहती हुई या गतिशील वायु पवन कहलाती हैं। पवन की 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मंद समीर से 700 से 800 किलोमीटर पर पेंट या टोर्नेडो जो होता है तक भिन्न भिन्न हो सकती हैं। पवन की गति और दिशा निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती हैं। पहला है पृथ्वी की अवस्थिति, पृथ्वी की घूर्णन, स्थानीय स्थिति, धरातल से ऊंचाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पवन की गति होती है जनरली 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जो कि इसे मंद समीर कहते हैं। जबकि 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की जो प्रति पेंट जो है वो टर्नेडो की जो गति होती है वो हो सकती है। ठीक, अगला है, तड़ित झंझा के बनने के लिए क्या परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि बादल फटना या फिर अपनी भाषा में लोग जो कहते हैं बजर गिरना, है ना। तो वही तड़ित झंझा के बनने के लिए क्या परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। पहला दे रखा है आर्द्रता, सेकेंड है तेजी से ऊपर उठती हुई गर्म वायु, तो तीसरा कह रहा है कि समुद्री समीर या पर्वतें। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, तड़ित झंझा बनने के लिए ये तीनों परिस्थितियाँ जरूरी हैं, आर्द्रता का भी, तेजी से ऊपर उठती हुई वायु गर्म वायु का, और साथ साथ में समुद्री समीर या पर्वतें, ये सभी जरूरी हैं, आवश्यक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 3 सही है। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। उष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तड़ित झंझावातों का विकास होता है। एक तड़ित झंझा के गठन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तेजी से ऊपर उठती हुई गर्म वायु की जरूरत होती है, समुद्री समीर या पर्वतीय जरूरी होती हैं, गिरते हुए जल के साथ तीव्र वेग में ऊपर उठती हुई गर्म वायु की परस्पर क्रिया से ध्वनि, बिजली, भारी वर्षा और तेज पवन के तीव्र बहाव को तड़ित झंझा कहते हैं। ध्यान रखना है
गिरते हुए जल के साथ तीव्र वेग में ऊपर उठती हुई गर्म वायु की परस्पर क्रिया से क्या होता है कि उसे ध्वनि, बिजली और भारी वर्षा और तेज पवन के तीव्र भाव की तड़ित झंझा कहते हैं, ध्यान रखना है। और इस किताब का इस मतलब कि क्लास 7 का कह सकते हैं कि अंतिम सवाल है ये। चक्रवातों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चक्रवात के बारे में बताना है अब, ठीक है। किस बारे में? चक्रवातों के बारे में। कहता है कि वे उच्च गति की पवनों के साथ निम्न दाब वाले तंत्र हैं। सेकेंड कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा वामावर्त होती हैं। थर्ड कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला कथन के बारे में। तो पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है कि वे उच्च गति की पवनों के साथ निम्न दाब वाले तंत्र होते हैं, ठीक है, ये सही है। सेकेंड कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा वामावर्त होती है, ये कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि उच्च गति की पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पे वामावर्ती नहीं होगा, दक्षिणावर्त होगा, गलत हो गया ये। और थर्ड कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं, तो ये कथन सही है। तो सही यहाँ पर 1 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे सी के साथ, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स में लिखा है कि एक निम्न दाब का तंत्र जिसके चारों ओर उच्च गति की पवनें घूमते रहती हैं चक्रवात कहा जाता है। एक निम्न दाब का तंत्र जिसके चारों ओर उच्च गति की पवनें घूमती रहती हैं उसे चक्रवात कहते हैं। उच्च गति की पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं। ध्यान रखिएगा, उच्च गति की जो पवनें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती दिशा में और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हैं। जबकि वहाँ पे सवाल मेरा ऑप्शन में दिया हुआ था कि हमारा जो है दक्षिण गोलार्ध में वामावर्ती दिशा में घूमती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिया हुआ था ना, जो कि वहाँ पे गलत हुआ था, ठीक है। वायु की गति, वायु की दिशा, तापमान और आर्द्रता जैसे कारक चक्रवात के विकास में योगदान देते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इससे चक्रवात की आंख कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विकसित होने वाले चक्रवात शीतोष्ण अक्षांशों से भिन्न होते हैं। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना था। तो ये थे क्लास 7 का अंतिम अध्याय, अंतिम चैप्टर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्लास 8 का शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।